हेलो बच्चों, वेलकम टू पाठक क्लासेस। माय नेम इज मौजूद पाठक और आज का जो हम टॉपिक करने वाले हैं ये क्लास 12th का एक फिजिक्स का टॉपिक है जिसका नाम है मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ये बेसिकली अल्टरनेटिंग करंट नाम का एक चैप्टर है, उसी का एक पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए इसके ये नोटेशंस है, मैथमेटिकल नोटेशंस। हम आमतौर पर ये और ये नोटेशन से यूज करते हैं, इस वाले को हम प्रेफर अभी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आपको कई बार अगर आपको दिख जाए तो आप कंफ्यूज मत होना, उस वजह से मैंने यहां पे बना के रखा हुआ है। अब देखिए मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट हम क्यों निकालते हैं। सवाल ये आता है कि हम क्यों निकालते हैं। एवरेज का मतलब क्या होता है, बचपन से आपने पढ़ा होगा। मीन या एवरेज का मतलब क्या होता है, कई सारे वैल्यूज दे देते हैं, उन सभी वैल्यूज को एड अप करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सब डिवाइड कर देते हैं तो आपको मीन या एवरेज वैल्यू मिल जाता है। सवाल ये आता है कि करंट का हम ऐसा क्यों करते हैं। देखिए करंट दो टाइप का होता है, डीसी एंड एसी। डायरेक्ट करंट माने स्टेडी करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट माने वेरिंग करंट, जो चेंज होता है वक्त के साथ। तो डीसी करंट डीसी जो होता है, डायरेक्ट करंट या स्टेडी करंट, उसका एक कंटिन्यूअस वैल्यू आता है। हर एक टाइम पे, किसी भी टाइम पे देखो उसको आपको एक सेम वैल्यू ही मिलेगा। मगर अल्टरनेटिंग करंट जो होता है हर एक वक्त पे आपको वो अलग अलग वैल्यू देता है। तो कोई अगर आपसे पूछे कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कि 4 सेकंड में या 5 सेकंड में अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू कितनी है, तो आप कैसे बोलोगे, क्योंकि उसका तो हर एक टाइम पे अलग अलग वैल्यू आता है। तो सारे जो अलग अलग वैल्यू हैं उन सबको आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तभी आपको क्या मिलेगा, एवरेज मिलेगा। और एवरेज आप क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि आपको एक वैल्यू मिल नहीं रहा, बहुत सारे वैल्यूज मिल रहे हैं हर एक टाइम पे। जैसे मान लीजिए आपका जो अल्टरनेटिंग सिग्नल होता है, चाहे करंट हो, वोल्टेज हो, अभी तो फिलहाल हम करंट की बात कर रहे हैं, तो उसका मान लीजिए साइन का कर्व है। तो आप खुद देखिए, इधर के साइड आपका टाइम है इस एक्सिस पे और इधर के साइड आपका आई है। आप आई को कैपिटल लेटर से भी डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल से भी कर सकते हैं। तो आप खुद देखिए हर एक टाइम इंस्टेंट पे आपको अलग अलग वैल्यूज मिल रहे हैं ना। तो आपको एक वैल्यू तो मिलेगा नहीं, बहुत सारे वैल्यूज मिलेंगे, तो आपको तो ऑब्वियस सी बात है उसका एवरेज ही निकालना पड़ेगा। अब देखिए अगर ये डेटा जो होता है डिस्क्रीट होता, मतलब इस तरह से ग्राफ ना बना के देकर अगर आपको ऐसे बोल देता कि इस टाइम पे इतना आ रहा है, इस टाइम पे इतना आ रहा है, और 4-5 वैल्यूज अगर आपको दे देता, तो आपके लिए एवरेज निकालना बड़ा सहज है। तो आप क्या करते हैं, I1 I2 I3 प्लस डॉट 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 IN अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यही बचपन से करते आ रहे हैं ना। डिस्क्रीट डेटा के लिए जितने सारे डेटा होते हैं उन सबको ऐड कर दो, जितने सारे हैं उसकी संख्या उससे आप डिवाइड कर दो। आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, सिग्मा ऑपरेटर आई के लिख दीजिए, के 1 से लेके n तक अपॉन n, आप ऐसे कर सकते हैं। लेकिन देखिए ये डिस्क्रीट डेटा के लिए काम करेगा, लेकिन मैं जिस किस्म के फंक्शन की बात कर रहा हूं यहां पे, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। मतलब यहां पे आपको वैल्यूज एक नहीं हजारों करोड़ों मिलेंगे और आपका जो सिग्मा ऑपरेटर वो हैंडल नहीं कर पाएगा। आपको यहां पे इंटीग्रल ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि यहां पे आपको करोड़ों, देयर आर मिलियंस ऑफ पॉइंट्स हियर। और इन सभी वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, इंस्टैंटेनियस करंट। हर एक इंस्टेंट पे, हर एक टाइम मूवमेंट पे अलग अलग वैल्यू मिल रहा है, तो वी कॉल इट इंस्टैंटेनियस करंट। तो इसको निकालने के लिए सिग्मा ऑपरेटर काम नहीं कर पाएगा, वी यू हैव टू यूज इंटीग्रल ऑपरेटर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, और एक चीज देखिए, अगर हम देखें यहां से अगर टाइम आपका 0 शुरू हो रहा है और यहां से लेके यहां तक अगर आपका टाइम कैपिटल टी है, जो कि टाइम पीरियड होता है कंप्लीट साइकिल का टाइम, यहां तक का टाइम क्या आएगा, t/2। अब सवाल ये आता है कि हम जब एवरेज निकालते हैं तो कितने टाइम पे निकालते हैं। देखिए आमतौर पे हम जो एवरेज होता है वो हाफ साइकिल के लिए निकालते हैं। आप किसी भी बुक में देखेंगे आपको हाफ साइकिल के लिए दिखाएगा। ऐसा क्यों, देखिए बहुत ही इजी सा आंसर है इसका। अगर आप कंप्लीट साइकिल में निकालेंगे तो जितनी वैल्यू आपको ऊपर मिलेगा, जिसको पॉजिटिव हाफ साइकिल कहा जाता है, उतना ही वैल्यू आपको नीचे मिलेगा। और दोनों का जब आप टोटल करेंगे तो आपको नेट कितना मिलेगा, 0। तो उसका मतलब अगर आप टोटल टाइम पीरियड में, एक टोटल साइकिल में अगर आप एवरेज वैल्यू निकालना चाहते हैं करंट का या वोल्टेज का या किसी भी अल्टरनेटिंग सिग्नल का, तो आपको हमेशा 0 ही मिलेगा। अब जब 0 ही मिलना है तो उसको निकालने की क्या फायदा। दैट इज द रीजन हम क्या करते हैं, हाफ साइकिल में निकालते हैं। और हाफ साइकिल में जो निकलता है, चाहे वो पॉजिटिव में हो, उसी का नेगेटिव वैल्यू सेम टू सेम आपको नीचे मिल जाएगा। मतलब अगर आपको यहाँ पे 5 एम्पियर दिख रहा है तो यहाँ पे आपको -5 एम्पियर मिल जाएगा। तो वैल्यू जो मिलेगा वो आपको हाफ साइकिल में ही मिलेगा, चाहे पहले वाले में कि अगले वाले में। टोटल में आपको 0 मिल जाएगा। तो बेकार में फालतू में टोटल साइकिल में निकालने का कोई फायदा होता नहीं है, तो हम हाफ साइकिल पे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। पहले हमने यह समझ लिया कि एवरेज वैल्यू होता क्या है और उसको निकालना क्यों होता है। देखिए आपके पास मान लीजिए एक ऑल्टरनेटिंग करंट है और वो साइन के शेप में जा रहा है। ठीक है, साइन के शेप में जा रहा है और ये एक्स एक्सिस पे आपने टाइम डाल रखा है और वाई एक्सिस में आपने करंट डाल रखा है, हर एक इंस्टेंट पे अलग अलग वैल्यू। और आपका फंक्शन कैसा दिखेगा, I = I0 sin ओमेगा t, है ना। I0 को क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड द पीक करंट या मैक्सिमम या एब्सोल्यूट करंट। इसका मतलब होता है ये जो आपको मैक्सिमम वैल्यू दिख रहा है इस ऑल्टरनेशन में या वेरिएशन में,
इसको हम बोलते हैं आई नॉट या पीक करंट, मतलब ये एम्पलीट्यूड है साइकिल का, ठीक है। और ये आई जो है ये आपका इंस्टेंटेनियस करंट है, हर एक इंस्टेंट पे अलग अलग वैल्यू बता रहा है, जो कि एक्चुअली वो सारे वैल्यूज होते हैं जिनका हमें एवरेज निकालना है। अब सिग्मा ऑपरेटर उसको हैंडल नहीं कर सकता तो हमें इंटीग्रल ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। अब देखिए किसी भी फंक्शन का हम जब एवरेज निकालते हैं और फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस हो तो हम उसको कैसे निकालते हैं? अगर आपको मैथ्स में पता हो, अगर आपके पास कोई एक फंक्शन है, मान लीजिए कोई फंक्शन है समथिंग लाइक दिस, ये मान लीजिए x है और यहाँ पे आपका y है जिसको आप fx भी कह सकते हैं, और ये मान लीजिए x का एक वैल्यू है a, x का वैल्यू है b, और आपने एक छोटा सा वैल्यू ले रखा है, मान लीजिए इसका dx है और यहाँ से y है। तो आप जब इस पूरे ग्राफ का एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? बहुत सिंपल है, इसका पूरा एरिया निकालना पड़ता है। कैसे निकालते हैं? इस ग्राफ का बेसिक लॉजिक होता है y dx, मतलब ये जो फंक्शन है उसको dx से आप dx के रेस्पेक्ट पे आपको इंटीग्रेट करना है। कहां से कहां तक? x इज इक्वल टू a से लेके x इज इक्वल टू b तक, और ये जो इंटरवल है उस इंटरवल को आपको नीचे डिवाइड कर देना होता है, जैसे b माइनस से। उसी लॉजिक को अगर हम यहां पे लगाए तो यहां पे कैसे लिखेंगे? देखिए अगर आपको एवरेज वैल्यू निकालना है, आई ऐसे बार भी दे सकते हैं, आई एवरेज भी लिख सकते हैं, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? आई जो कि अपने आप में क्या है? एक फंक्शन ऑफ टाइम है। देखिए ये जो आपका आई है इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ऑब्वियसली इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के साथ वेरी कर रहा है ना, इट इज टाइम डिपेंडेंट, इट इज नॉट टाइम इंडिपेंडेंट। टाइम इंडिपेंडेंट आपका स्टेडी करंट होता है, डायरेक्ट करंट। टाइम चाहे कुछ भी हो, टाइम चाहे कुछ भी हो, उसको एक ही वैल्यू लेना है, चाहे यहां पे देखें, यहां पे देखें, यहां पे देखें, आपको वैल्यू एक ही मिलेगा, तो वो टाइम इंडिपेंडेंट होता है। मगर ऑल्टरनेटिंग करंट आपका टाइम डिपेंडेंट होता है, टाइम पे डिपेंड करता है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग वैल्यूज। तो इसका कैसे करें? ये टाइम का फंक्शन होता है तो मैंने आई टी लिखा है, साथ में dt, इस t को आप ना भी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फंक्शनलिटी को मैं समझा रहा हूं कि ये टाइम का फंक्शन होता है। अब आपको इंटीग्रेट करना है, मान लीजिए आप एक पर्टिकुलर टाइम से पर्टिकुलर टाइम तक करना चाहते हैं, t1 से t2 तक करना चाहते हैं, और पूरा टाइम का गैप कितना आया? t2 माइनस t1। ये आपके एवरेज करंट का बेसिक फॉर्मूला होना चाहिए, होना तो यही चाहिए, है ना। अब हमें किस टाइम इंटरवल में करना है? मैंने भी आपको बोला था कि अगर आप कंप्लीट साइकिल में करोगे 0 से लेकर t तक, आपको हमेशा वैल्यू एवरेज 0 ही मिलेगा, क्योंकि जितना ऊपर का आएगा उतना ही नीचे का आएगा, प्लस माइनस कट के आपका 0 आ जाएगा। तो एग्जैक्टली आपको कुछ मिलेगा नहीं, सबको पता है पहले से ही 0 आएगा, तो निकालने का फायदा नहीं होता पूरे में। तो हम क्या करते हैं? आधे में निकालते हैं, चाहे पहले का आधा हो कि आखिरी का आधा हो, मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल के नेगेटिव हाफ साइकिल, दोनों में से किसी में भी आप निकाल सकते हो। मैं आपको यूजुअली बुक्स में पॉजिटिव हाफ साइकिल तक का ही वैल्यू दिया जाता है, मैं आपको पॉजिटिव हाफ साइकिल का भी निकाल के दिखाऊंगा, नेगेटिव हाफ साइकिल का भी निकाल के दिखाऊंगा, और दोनों को ऐड करके जो 0 आता है उसको मैं 0 से लेकर t तक भी आपको मैं इंटीग्रेट करके दिखा दूंगा, ताकि आपको किसी किस्म का कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। चलिए हम पहले क्या करते हैं, 0 से लेके t/2 तक इस टाइम इंटरवल में हम इसका एवरेज वैल्यू निकालते हैं। चलिए तो मान ली ये आपका 0 है, यहां पे आपका t/2 है और यहां पे आपका t है, तो मैं आप इतने में निकालना चाहते हो, जो कि पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है। तो करंट का फंक्शन क्या था? करंट का वैल्यू क्या है आपका? आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। अब देखिए ये कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल दीजिए, और आपका टाइम कहां से कहां वेरी कर रहा है? 0 से लेके t/2 तक। आप पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए निकाल रहे हैं ना, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए निकाल रहे हैं, और आपको टाइम के इंटरवल से वो जो गैप आता है उससे डिवाइड करना है। तो t/2 माइनस 0 क्या आ जाएगा आपका? t/2 ही आ जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू आई एवरेज, या आई ए भी लिख सकते हैं। अब इसका हम इंटीग्रेशन शुरू कर देते हैं। कैसे करें? देखो इस t/2 को फ्लिप कर दे, ये 2/t हो जाएगा और साथ में आई नॉट, ये तो कांस्टेंट है बाहर रह जाएगा। अब आपको इसका इंटीग्रेट करना पड़ेगा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? हमें सबको पता है कि माइनस कॉस थीटा होता है, लेकिन अगर मान लीजिए साथ में कुछ कांस्टेंट चिपका हो, जैसे साइन ए थीटा डी थीटा, और आपको किसी ने इंटीग्रेट करने को बोला, तो आपको क्या लिखना होता है? माइनस कॉस ए थीटा अपॉन, आपको माइनस इस ए से जो कांस्टेंट उससे आपको डिवाइड भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे टी का वेरिएबल है, ओमेगा आपको कांस्टेंट की तरह दिख रहा है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? माइनस, उस माइनस को आप यहां पे कर दो, कॉस ओमेगा टी, फिर वो जो कांस्टेंट है उससे आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड कर देना पड़ेगा। लिमिट कहां से कहां तक है? 0 से लेके t/2 तक, ये आपका आई का एवरेज। अच्छा, अब आपको वैल्यूज डालना है। आप पहले यहां पे t/2 पे डाल दीजिए, कॉस ओमेगा t/2 माइनस कॉस, ये आपका क्या हो जाएगा?
पूरा 0 हो जाएगा। अब देखिए ओमेगा टी का वैल्यू कितना होता है, अगर आपको पता हो ओमेगा टी होता है 2 पाई, है ना। ओमेगा टी जो होता है, अगर आपको पता हो, इसका वैल्यू होता है 2 पाई 360 डिग्री, या रेडियन में कहें तो उसको 2 पाई बोलते हैं, 2 पाई रेड माइनस 2 आई नॉट, ये आप इसको 2 पाई लिख सकते हैं। देखिए आप यहां पे भी 2 पाई लिखेंगे, अब 2 पाई से 2 कटेगा तो क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, कॉस पाई माइनस कॉस 0। कॉस पाई की 2 पहले आप काट दीजिए, कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, कॉस 0 की वैल्यू 1, यहां पे माइनस आई नॉट बाई पाई। अच्छा ये हो जाएगा आपका -2 और यहां पे लगेगा तो क्या हो जाएगा आपका 2 आई नॉट बाई पाई। पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14। अब आप 2 से 3.14 को डिवाइड करके देखिए, ये अप्रोक्सीमेटली कुछ आपका 0.637 के आसपास कुछ आ जाता है, 0.637 के आसपास कुछ आ जाता है। मतलब आपका जो ऑल्टरनेटिंग करंट का पीक वैल्यू था उसका 0.637 टाइम्स बन जाता है, 0.637 टाइम्स आपका वो एवरेज वैल्यू आता है सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल। आप चाहे तो इसको परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं, अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 63.7% ऑफ आई नॉट, आपका जो एवरेज वैल्यू होता है वो क्या होता है, एवरेज वैल्यू क्या होता है आपका 63.7% ऑफ द पीक वैल्यू और द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अब देखिए ये आपको मिल गया। आमतौर पे सारे बुक्स में आपको सिर्फ यही तक का वैल्यू मिलेगा, इससे आगे और कुछ नहीं मिलेगा आपको, बस यहीं पर करके छोड़ देते हैं। अब वो ये बोलते हैं कि अगला जो आपका नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा उसमें लॉजिकली वैल्यू क्या आना चाहिए। देखिए अगर आप नेगेटिव हाफ साइकिल में देखते हैं, इन नेगेटिव हाफ साइकिल का मतलब क्या होता है, आप t/2 टू t में कर रहे हैं। बुक में बस ये बोल देते हैं कि यहां पे जो आपका वैल्यू आएगा वो माइनस में आएगा, मतलब ये जो वैल्यू आपका आया था उसी का माइनस वैल्यू आएगा, मतलब -0.637 ऑफ आई नॉट। मगर मैं आपको ये करके दिखाता हूं कैसे आता है, बुक्स में वैसे बोल के छोड़ देते हैं बट मैं करके दिखाता हूं। एग्जाम में आपको करना है कि नहीं करना है वो आपका चॉइस है, करना है तो करिए, ना करना है तो आप ऐसे ही बोल के छोड़ सकते हैं, उसका नेगेटिव आएगा। ठीक है, चलिए करते हैं। सेम आपका लॉजिक चलेगा, बस आपका लिमिट t/2 टू t तक चलेगा। ओके चलिए, जैसे मान लीजिए आप अगर एवरेज कर रहे हैं, वही सेम लॉजिक आई नॉट साइन ओमेगा टी dt, और आपको यहां पे t/2 से करना है, और इंटीग्रेशन t/2 तो आपको t तक करना है। t/2 ये आपका कांस्टेंट है, इसको फ्लिप करके बाजू में लिख दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका 2/t, और यहां पे आई नॉट साइन ओमेगा टी का माइनस कॉस ओमेगा टी अभी हमने किया था, और वैल्यू कहां से कहां जाएगा t/2 से t तक। ओके रिमेंबर दैट। अब इसका वैल्यू डालो। अच्छा साथ में आपको ओमेगा से डिवाइड भी करना पड़ेगा, वो जो पिछली बार आपको बोला था ना, ये जो कांस्टेंट है उससे आपको डिवाइड करना पड़ता है, तो उस ओमेगा से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ओमेगा टी क्या होता है 2 पाई। अब आप यहां पे लिमिट डालिए, यहां पे फाइनल आपका ओमेगा टी और यहां पे ओमेगा t/2। ओके 2 और 2 कट गया, माइनस आई नॉट बाई पाई, ओमेगा टी आपका होता है 2 पाई, यहां पे भी 2 पाई डाल दीजिए, 2 पाई/2 क्या हो जाएगा आपका पाई। अच्छा अब cos पाई तो हमें पता होता है -1 होता है, cos 2 पाई कितना होता है, अगर आपको ग्राफ याद है cos का तो आप चेक कर लीजिए, ये आपका 0 पे, ये पाई/2 पे, ये पाई पे, ये 3 पाई/2 पे, ये 2 पाई पे, ये लेवल 1 का होता है, ये 0 का होता है, ये -1 का होता है। तो पाई पे देखिए -1 आ रहा है, 2 पाई पे +1 आ रहा है, मतलब इसका वैल्यू आएगा 1 और इसका आएगा -1, माइनस और माइनस मिला के +1, और बाहर आपका माइनस आई नॉट बाई पाई, तो ये 1 + 1 2। देखिए आपको यहां पे क्या मिला था +2 आई नॉट बाई पाई, यहां पे क्या मिला -2 आई नॉट बाई पाई, मतलब 2 बाई पाई को अगर आप सॉल्व करेंगे तो घूम के फिर वही चीज आ जाएगा -0.637 ऑफ आई नॉट। लीजिए मतलब आपका जो आई आएगा एवरेज वो फिर घूम के 63.7% ऑफ आई नॉट ही आएगा, मगर उल्टी दिशा में आएगा, है ना। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल में आएगा सेम टू सेम आपका नीचे भी आएगा। तो अगर आप टोटल चेक करेंगे, अगर आप 0 से लेकर t तक में चेक करते हैं तो आपका टोटल एवरेज कितना आ जाएगा 0.637 ऑफ आई नॉट माइनस 0.637 ऑफ आई नॉट, दोनों कट के
मैंने आपको पहले ही बोला था कि टोटल टाइम पीरियड में निकालने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि टोटल आपका आना हमेशा जीरो ही होता है। तो आपके एनसीईआरटी बुक में या आमतौर पर किसी भी बुक में आप देखेंगे वो हाफ साइकिल में निकालते हैं, वो भी स्पेसिफिकली पॉजिटिव हाफ साइकिल में निकालते हैं। नेगेटिव हाफ साइकिल का करके दिखाते नहीं, वो खुद बोल देते कि नेगेटिव ही होगा सेम टू सेम वैल्यू का, और दोनों को मिलाकर टोटल में जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बेसिक डेरिवेशन होता है। अगर आपको चाहिए, आप एक काम और भी कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए एग्जाम में किसी ने पूछ लिया कि टोटल जीरो से लेकर कैपिटल टी तक आप एवरेज निकाल के दिखाओ, पूछने को पूछ भी सकते हैं, है ना, पूछने को पूछ भी सकते हैं। अगर नहीं पूछे तो बेहतर है कि आप हाफ साइकिल तक ही दिखाइए। लेकिन अगर आपसे पूछ रहे तो आप कैसे करेंगे, चलिए मैं वो भी आपको करके दिखा देता हूं। मैं इस टॉपिक को इस तरह से कर दूंगा कि आपको किसी किस्म का कोई डाउट ना रहे। फिलहाल मैं डेरिवेशन तक ही इसको सीमित रखूंगा। आज इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स को डिस्कस नहीं कर सकते, फिर तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन जितना मैं कॉन्सेप्चुअल बेस्ड चीजें हैं डेरिवेशंस के साथ, वो मैं आपको समझा दूंगा पूरा। तो अगर मैं इसी काम को दो पार्ट में तोड़े बिना एक ही बार में कर दूं, जीरो से लेकर कैपिटल टी तक, तो क्या आंसर आपका जीरो आएगा? आना तो लॉजिकली चाहिए। मैं करके दिखा देता हूं आपको, ठीक है। उससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, इसी डेरिवेशन को हम जीरो टू कैपिटल टी तक डायरेक्ट करके देखते हैं। आधा आधा काम बिना बांटे, जैसे पॉजिटिव हाफ साइकिल का नेगेटिव हाफ साइकिल पहले हमने वैसे किया था, आधा आधा काम बांट लिया था। अब एक बार में एक ही फ्लो में निकाल के दिखाएंगे इसका आंसर जीरो आएगा कि नहीं आएगा। अब पूछेगा सर ये क्यों करना है? कभी बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि निकाल के दिखाओ एवरेज वैल्यू ऑल्टरनेटिव करंट का पूरा टाइम पीरियड में, जीरो से लेकर टी तक। चलो करते हैं। आपका आई क्या था बेटा? आई नॉट साइन ओमेगा टी, इट इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट? टाइम। अब आपको इसका एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकालते हैं? ये जो आपका फंक्शन है क्या है आपका? आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी के रेस्पेक्ट में आपको इसको इंटीग्रेट करना है। कहां से? जीरो से कैपिटल टी। मैं डायरेक्ट जीरो से कैपिटल टी तक का कर रहा हूं, तोड़ तोड़ के अलग अलग नहीं करूंगा मैं। ऐसा नहीं कि इसका पहले किया फिर इसका बाद में किया, ऐसा नहीं है, पूरा डायरेक्ट करूंगा। अपॉन टाइम का जो गैप आएगा, तो जीरो से टी कर रहे हैं, जीरो से तो टी माइनस जीरो, गैप कितना आ रहा है आपका? टी। ओके, चलिए आई नॉट को बाहर निकाल लीजिए और टी को भी साइड में निकाल लीजिए, वो भी वैसे कांस्टेंट ही है आपका भी। साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कितना हो जाता है आपका? माइनस कॉस ओमेगा टी, और कांस्टेंट से जो इसके साथ चिपका हुआ है, जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट चिपका होता है, उसको साथ में नीचे डिवाइड कर देना होता है। और लिमिट आप लगाइए जीरो से लेके टी तक। वैल्यू डालते हैं। ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होती है? नीचे अभी मैंने बोला था आपको 2 पाई होता है, 360, 2 पाई रेड ईयर 360। अब यहां पे डालिए ओमेगा कैपिटल, सॉरी यहां पे आपका स्मॉल टी था, अब उसमें आप कैपिटल टी डालेंगे। पहले वो आपका स्मॉल टी था, उसमें आपने कैपिटल टी डाला, माइनस कॉस जीरो। ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 2 पाई कॉस जीरो। अभी बस मैंने करके आपको दिखाया ही था कि cos 2 पाई का वैल्यू कितना होता है? +1। cos 2 पाई का वैल्यू कितना होता है? मैंने करके दिखाया था ना अभी आपको। आप यहाँ पे 0 पाई 2 पाई, 2 पाई का वैल्यू कितना होता है? +1। और cos 0 का वैल्यू कितना होता है? +1। अब देखिए दोनों वैल्यू सेम आ गया, मतलब 0। एवरेज वैल्यू क्या आ गया आपका? 0 आ गया। वो तो आना ही था, क्योंकि आपके पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपका वैल्यू आएगा 0.637 ऑफ आई नॉट, और नेगेटिव में आएगा -637 ऑफ आई नॉट, 0.637 ऑफ आई नॉट। तो दोनों का अगर एडिशन करोगे तो आपको ऑब्वियसली बात है जीरो ही मिलेगा। वो आप काम को बांट के भी कर सकते हो, या तो एक बार में कर सकते हो। एग्जाम में आपको किस तरह से पूछा जाएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो पॉजिटिव हाफ साइकिल का पूछे तो पॉजिटिव हाफ साइकिल का करना, नेगेटिव हाफ साइकिल का पूछे तो उसका करना, टोटल पूछे 0 से टी तक का टोटल कर देना। ठीक है, यूजुअली ऐसा नहीं होता, पॉजिटिव हाफ साइकिल का ही वो करके दिखाते हैं और बाकियों का बस ऐसे ही बोल देते हैं ताकि आप खुद समझ जाओ। चलिए, ये तो आपका था एक बेसिक इसका डेरिवेशन। पहले इसको उतार लीजिए। अच्छा, तो हमने बेसिक जो था एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिव करंट, वो हमने पढ़ लिया, उसका कॉन्सेप्ट, उसका डेरिवेशन भी करके देख लिया। पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, कंप्लीट 0 टू टी जो टोटल साइकिल होता है, फुल साइकिल, उसमें भी हमने डायरेक्ट करके देख लिया। अब ये एक कॉन्सेप्ट आता है कि कुछ कुछ बुक्स में आपको दिखेगा इसका जो डेफिनेशन है, इस चीज का जो डेफिनेशन है उसको थोड़ा घुमा के दिया जाता है।
कैसे, देखिए कुछ कुछ बुक में वो ये बोलते हैं कि सपोज कीजिए कि आपके पास एक सर्किट है, एक नॉर्मल सर्किट है, उसमें आपने एक, ये आपका ऑल्टरनेटिंग सिग्नल होता है, मतलब आपने ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज दिया होगा, ठीक है, वैरिंग वोल्टेज दिया होगा, और आपका जो करंट जा रहा है वो क्या जा रहा है, ऑल्टरनेटिंग करंट जा रहा है। और मान लीजिए ये आपका एक नॉर्मल डीसी का एक सर्किट है, ठीक है, ये एसी का सर्किट है, वो डीसी का सर्किट है। अब वो ये कह रहा है, कुछ कुछ बुक्स में ये बोला जाता है कि सपोज कीजिए कि ये जो एसी का सर्किट है, इसमें मान लीजिए किसी पर्टिकुलर टाइम में, मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर टाइम है डेल्टा टी, जो कि मान लीजिए 4 सेकंड है, ठीक है, 4 सेकंड है, उसके लिए मान लीजिए इसमें जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो आप अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए को 10 कूलम के आसपास है। मतलब ये बोलना चाहता है कि 4 सेकंड के अंदर 10 कूलम का चार्ज वो फ्लो कर रहा है। अब वो ये कह रहा है कि सेम टाइम पे अगर सेम चार्ज डीसी में फ्लो करे, ध्यान से बात को समझिए, उसी टाइम में वही चार्ज अगर डीसी में फ्लो करे तो उस चार्ज के फ्लो करने से, उस चार्ज के फ्लो करने से आप इस डेल्टा को डी से भी दिखा सकते हो छोटे से टाइम इंटरवल में, और इसको डी क्यू भी लिख सकते हो। उसी टाइम इंटरवल में अगर उतना ही चार्ज फ्लो करने से जो करंट आपको यहां पे दिखेगा, जो स्टेडी करंट, ऑब्वियसली बात है डीसी सर्किट है तो स्टेडी करंट ही दिखेगा, जो स्टेडी करंट आपको दिखेगा वो इसका एवरेज करंट कहलाएगा या मीन करंट कहलाएगा। लॉजिक समझ रहे हैं? ये एक किस्म का डेफिनेशन कई बुक में आपको दिखेगा। अरे सर ये डेफिनेशन काम करता है डेरिवेशन में? हाँ बिल्कुल करता है, मैं करके दिखा दूंगा अभी आपको कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए अगर यहां पे कोई पर्टिकुलर चार्ज फ्लो करता है, उसी सेम टाइम इंटरवल के लिए अगर उतना ही चार्ज डीसी में फ्लो करे तो जो डीसी में आपको करंट दिख रहा है वो क्या होगा, इसका मीन या एवरेज वैल्यू कहलाएगा। अच्छा अभी हम करके देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका जो करंट है हम पहले एसी सर्किट में कर रहे हैं और हमेशा कम करेंगे इसको 0 to t/2 में ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि अगेन 0 to कैपिटल टी में करोगे तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, 0 मिलेगा, ठेंगा कुछ नहीं मिलेगा। तो कुछ वैल्यू दिखना भी तो चाहिए ताकि आपको समझता है कि मैंने जो किया वो सही किया है। अगर 0 ही आना है तो आपको समझ कैसे आएगा कि सही किया कि गलत किया, कुछ मिले तो सही। तो मैं 0 to t/2 में करूंगा, आप चाहो तो t/2 to t में भी कर सकते हो। ये नेगेटिव हाफ साइकिल कहलाता है, इसमें आपको आंसर नेगेटिव में मिलेगा, लेकिन कुछ मिलेगा तो सही, ठीक है। मैं पॉजिटिव हाफ साइकिल करता हूं तो आपको करंट का वैल्यू क्या होता है, आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू ये होता है। अब एसी सर्किट में हमें क्या करना है, छोटे से टाइम इंटरवल में मान लीजिए लेट कर लीजिए dq बी द स्मॉल चार्ज इन स्मॉल इंस्टेंट dt। ये सारा एसी में चल रहा है, ठीक है। छोटे से टाइम इंटरवल dt में मान लीजिए इतना चार्ज आपका फ्लो कर गया जो कि क्या है आपका dq है। तो उस लॉजिक से dq का वैल्यू क्या आएगा, i इंटू dt, क्योंकि i होता है dq बाई dt। इंस्टेंटेनियस करंट तो यही ऐसे करते हैं ना, dq बाई dt, तो dq होगा i इंटू dt। i की वैल्यू कितनी है, i नॉट साइन ओमेगा टी dt। अब आपको पता करना है टोटल चार्ज कितना फ्लो करेगा, मतलब हमें टाइम इंटरवल क्या है, इन 0 to हम t/2 में स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें आपका टोटल चार्ज कितना होगा वो पता तो करो, क्योंकि उसी चार्ज को फिर हम डीसी सर्किट में चेक करेंगे उतने ही टाइम के लिए। कितने टाइम के लिए, t/2 के लिए। तो जो करंट बनेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, इसका मीन बोलेंगे ना। तो पहले पता तो करो भाई, हम इतना तो पता है कि टाइम क्या है, टाइम हम क्या लेके चल रहे हैं, t/2। अब उसमें चार्ज कितना फ्लो करेगा वो भी तो पता करो। तो कैसे करें, इंडिकेट मार दो, टोटल चार्ज मिल जाएगा आपको, इंडिकेट कर दो तो क्या हो जाएगा आपको, जैसे ये dq है, आप मान लो 0 से लेके इसको q कर दो, i नॉट बाहर निकाल लो, साइन ओमेगा टी dt 0 to t/2। ये आपका सॉल्व करोगे तो आपका अल्टीमेटली q ही बन जाएगा, ओके। ये करोगे तो माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, बोला था ना कांस्टेंट से डिवाइड होता है, और साथ में i नॉट, और ये कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से t/2 तक जा रहा है। अब लिमिट्स को आप डाल दो, ये ओमेगा t/2 कॉस यहां पे 0, ओमेगा टी क्या होता है 2 पाई को 2 से डिवाइड कर दो क्या हो जाएगा पाई, तो कॉस पाई माइनस कॉस 0 माइनस आई नॉट बाई ओमेगा। कॉस पाई क्या होता है -1, ये 1, ये माइनस, ये +2 हो जाएगा, सॉरी -2, -1 -2, साथ में ये माइनस करके +2 हो जाएगा। ये आपका आ गया वो चार्ज
ये वो चार्ज है जो आपका T/2 टाइम में AC सर्किट में फ्लो करेगा। अब इन DC सर्किट, AC में था, अब ये DC सर्किट में करता है। अब देखिए DC सर्किट में हमें स्टेडी वैल्यू मिलता है, DC सर्किट में स्टेडी वैल्यू मिलता है, वहां पे इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप जब ऑल्टरनेटिंग सर्किट में देखते हो तो वहां पे आपको I = dq/dt लिखना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि हर एक टाइम इंटरवल का अलग अलग सीन बनेगा। तो आपको छोटे टाइम में क्या आएगा पहले वो निकालना पड़ता है, फिर पूरे के लिए क्या आएगा इंटीग्रेट करना पड़ता है। DC में ये सब थोड़ी होता है। DC में तो एक ही कांस्टेंट चार्ज आपका फ्लो करता जाता है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो आपको जो करंट मिलता है वो क्या मिलता है, स्टेडी ही मिलता है। उसमें कोई छोटे इंटरवल के लिए अलग अलग कुछ ऐसा कुछ नहीं होता, आपको इंटीग्रेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो वहां पे आप नॉर्मल क्या लिख सकते हो, वहां पे जो आपका चार्ज आएगा, वहां पे जो चार्ज आएगा DC सर्किट में, तो क्या लिख सकते हो, उसको आप लिख सकते हो I × टाइम। अब टाइम क्या है, करंट इंटू टाइम। नॉर्मल यहां पे कोई इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहां पे करंट वेरी ही नहीं करता। क्यों नहीं वेरी करता, क्योंकि चार्ज ही वेरी नहीं करता। चार्ज एक सेम चार्ज फ्लो करता रहता है, स्टेडी चार्ज, तो करंट भी स्टेडी। तो चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम। अब लॉजिक क्या कह रहा था, लॉजिक ये कह रहा था कि DC सर्किट में जो टाइम होगा वो यही वाला टाइम होगा जो AC सर्किट में था। कितना था, T/2, और वही चार्ज होगा जो AC सर्किट में फ्लो किया था। कितना किया था, तो DC सर्किट में जो करंट आपको दिखेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एवरेज करंट, है ना। आप AV भी लिख सकते हैं, या तो उसके ऊपर ऐसे बार भी डाल सकते हैं। यही तो लॉजिक था कि उतने ही टाइम के लिए अगर उतना ही चार्ज जो AC में फ्लो कर रहा है अगर DC में करे तो जो करंट आपको दिखेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, AC सर्किट का एक एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो अब आप इसको इधर कर दो, 2 को इधर भेज दो। हाँ 2 को इधर भेज दीजिए, यहां पे 4 हो जाएगा, T को नीचे कर दीजिए। ओमेगा टी कितना होता है बताइए, ओमेगा टी कितना होता है, 2π, 2 से कटा, देखिए घूम के वही चीज आ गया। मतलब डेफिनेशन में दम तो है, डेफिनेशन गलत नहीं है, डेफिनेशन सही है, गलत होता आता क्यों। पाई होता 3.14, 2/3.14 करोगे तो घूम के फिर आपका क्या आ जाएगा, 0.637 ऑफ I0, सेम वैल्यू दैट वी हैड गॉट अर्लियर। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तो चलिए आखिरी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, इस कॉन्सेप्ट के बेसिस में अगर आपको एवरेज वैल्यू का डेफिनेशन पूछे तो आप क्या लिखोगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बुक्स में ये डेफिनेशन आपको दिखेगा और इसी तरह का डेरिवेशन आपको दिखेगा। वैसे डेरिवेशन दोनों ही सही है, जो अभी मैंने बोला वो भी सही है, पिछले वाला भी सही है, मगर इसका जो डेफिनेशन बनता है वो बेसिकली क्या बनता है। देखिए मीन या एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट, स्टेडी करंट माने DC, ठीक है, इट इज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट। देखिए ऑल्टरनेटिंग करंट इसका जो मीन वैल्यू होता है, मीन वैल्यू ऑफ ऑर्डर, ये स्टेडी करंट नहीं होता, बात को समझिए, ये स्टेडी करंट नहीं होता, मगर इसके एक वर्जन को हम स्टेडी करंट के तरह से हम समझने की कोशिश करते हैं। क्यों, क्योंकि ध्यान से बात को समझिए, ऑल्टरनेटिंग करंट कभी स्थिर नहीं रहता। जो चीज स्थिर नहीं रहता उसको समझना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो अक्सर हम क्या करते हैं, जो चीज स्थिर होता है उसके साथ उसको मैचअप करके समझने की कोशिश करते हैं। तो हम ऐसा आइडिया लगा रहे थे कि अच्छा इसको तो हम समझ नहीं सकते, मगर इसके जैसा वो है, तो अगर हम इसको समझ लेंगे तो कहीं ना कहीं हम उसको भी समझ लेंगे, क्योंकि ये इसकी तरह है। तो हमने क्या किया, AC सर्किट का जो कंडीशन है उसको मैंने DC में लगाया, उससे मुझे करंट मिला। तो ये जो करंट है ये कहीं ना कहीं आइडिया दे रहा है कि ये उसकी तरह शायद हो सकता है, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट का वैल्यू निकालना बड़ा मुश्किल होता है। कोई भी वैल्यू उसका एवरेज हो व्हाटएवर निकालना मुश्किल होता है, कि वो अस्थिर होता है, वो चेंज होता रहता है। तो ये एक आइडिया देता है, अभी एग्जैक्ट होता है कि नहीं होता कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आइडिया देता है कि शायद ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट विच वुड सेंड द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इन। अच्छा हम टाइम क्या ले रहे हैं, अब देखो टाइम लेने को तो आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन हमने स्टडी किस में किया, 0 to T/2 में। 0 to T में करोगे तो फिर आंसर 0 आ जाएगा, और T/2 to T तक करोगे तो फिर आपका नेगेटिव बताएगा। कीप इट पॉजिटिव, तो हम क्या करते हैं 0 to T/2 में कर देते हैं।
तो उसको क्या बोलते हैं? हाफ साइकिल, विच वुड सेंड द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इन हाफ साइकिल, माने 0 to t/2 थ्रू द सर्किट, कोई एक सर्किट है, ठीक है, एज इज सेंट बाय द एसी, एसी का मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट, थ्रू द सेम सर्किट for the same time interval। ध्यान से पढ़ के देखिए, इट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट, जो कि डीसी होता है। जैसा अभी आपको मैंने बोला था ना कि मान लीजिए यहां पे एसी है, उसी सर्किट को एक बार बैटरी से जोड़ दीजिए तो आपको डीसी वाला सर्किट मिल जाएगा। तो आप एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए, जो कि हमारे लिए अभी क्या है, t/2 है, मान लीजिए आपका कोई पर्टिकुलर चार्ज फ्लो किया, अब वही सेम चार्ज अगर यहां पे फ्लो करने लग जाए उसी टाइम इंटरवल के लिए, तो जो करंट आपको दिखेगा वो इसका क्या कहलाता है? एवरेज वैल्यू। तो वही आपको बोल रहा है, इट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट व्हिच वुड सेंड द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इन हाफ साइकिल थ्रू द सर्किट, जो एक सर्किट है, एज इज सेंट, जो कि एक एसी में भी जा रहा है, एज इज सेंट बाय द एसी थ्रू द सेम सर्किट फॉर द सेम टाइम इंटरवल। मतलब एसी में भी अगर उतना ही चार्ज फ्लो करे उतने ही टाइम के लिए, तो यहां पे जो आपको करंट दिख रहा है वो करंट इसका क्या कहलाएगा? एवरेज वैल्यू कहलाएगा या मीन वैल्यू कहलाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आज के लिए इतना ही सही, ठीक है। इस चैप्टर के जो आगे के सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपका मान लीजिए मीन या एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, वो भी ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है, इस टॉपिक की तरह ही है, पूरी तरह से सेम है, मगर फिर भी मैं उस टॉपिक को अलग से करवा दूंगा और मैं इसी के अंदर डाल नहीं रहा, उसको मैं अलग से करवा दूंगा, अलग से समझा दूंगा। ऑल्दो वो कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है, ये बस ऑल्टरनेटिंग करंट है, मतलब यहाँ पे सिग्नल जो है करंट है और वहां पे वोल्टेज आ जाता है, वी आ जाता है, दैट इज ओनली डिफरेंस। ठीक है, तो आज के लिए इतने रहने दीजिए, पढ़ाई करते रहिए। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं बेझिझक, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए।